लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 24वें भाग के 5वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुंवर इंद्रजीत सिंह इस छोटे से दरबार से उठकर महल में गए और किशोरी के कमरे में पहुंचे। इस समय कमलिनी भी उसी कमरे में मौजूद किशोरी से हंसी खुशी की बातें कर रही थीं। कुमार को देखकर दोनों उठ खड़ी हुईं और जब हंसते हुए कुमार बैठ गए तो किशोरी भी उनके साथ बैठ गई। मगर कमलिनी कमरे के बाहर की तरफ चल पड़ी। उस समय कुमार ने उसे रोका और कहा, तुम कहाँ चली? बैठो बैठो, इतनी जल्दी क्या है? कमलिनी बैठती हुई, बहुत अच्छा बैठती हूं, मगर क्या आज रात को सोना नहीं है? कुमार, क्या ये बात मेरे आने के पहले नहीं सूझी थी? किशोरी, आपको देखकर सोना याद आ गया। किशोर की बात ने दोनों को हंसा दिया और फिर कमलिनी ने कहा, दलीप शाह के किस्से ने मेरे दिल पर ऐसा असर किया है कि कह नहीं सकती। देखना चाहिए दुष्टों को महाराज क्या सजा देते हैं। सच तो यह है कि उनके लिए कोई सजा है ही नहीं। कुमार, तुम ठीक कहती हो। इस समय मैं महाराज के पास से ही चला आता हूं। वहां एक छोटा सा निजी दरबार लगा हुआ था और कैदियों के ही विषय में बातचीत हो रही थी। बल्कि ये कहना चाहिए कि आज उन बदमाशों का फैसला लिखा जा रहा था। कमलनी उत्कंठा से, हाँ, अच्छा बताइए तो सही, दारोगा और जयपाल के लिए क्या सजा तजवीज की गई? कुमार, उन्हें क्या सजा दी जाएगी इसका निश्चय गोपाल भाई करेंगे, क्योंकि महाराज ने इस समय यही हुक्म लिखाया है कि दारोगा, जयपाल, शिखंडी, हरनाम, बिहारी, मनोरमा और नागर वगैरह जितने जमानिया और गोपाल भाई से संबंध रखने वाले कैदी हैं, सब उनके हवाले किए जाएं और वे जो कुछ मुनासिब समझे उन्हें सजा दें। कमलनी, चलिए ये भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि मुझे इस बात का बहुत बड़ा ख्याल बना हुआ था कि हमारे रहमदिल महाराज इन कैदियों के लिए कोई अच्छी सजा नहीं तजवीज कर सकेंगे। अगर वे लोग जीजाजी के सुपुर्द किए गए हैं तो उन्हें सजा भी वाजिब ही मिल जाएगी। कुमार हंसकर, अच्छा, तुम ही बताओ कि अगर सजा देने के लिए सब कैदी तुम्हारे सुपुर्द किए जाते तो तुम उन्हें क्या सजा देती? कमलनी, मैं कुछ सोचकर, मैं पहले तो इन सबके हाथ पैर कटवा डालती, फिर इनके जख्म आराम करवाकर बड़े बड़े लोहे के पिंजड़ों में इन्हें बंद करके और सदर चौमुहानी पर लटका कर हुक्म देती कि जितने आदमी इस राह से जाएं वे सब इनके मुंह पर थूक कर तब आगे बढ़ें। कुमार मुस्कुराकर, सजा तो बहुत अच्छी सोची है, तो बस अपने जीजा साहब को समझा देना कि उन्हें ऐसी ही सजा दें। कमलिनी, जरूर कहूंगी, बल्कि इस बात पर जोर भी दूंगी। अब ये बताइए कि नानक के लिए क्या हुक्म हुआ है? कुमार, केवल इतना ही, जन्म भर के लिए कैद खाने भेज दिया जाए। बाकी के और कैदियों के लिए भी यही हुक्म हुआ। किशोरी, भीमसेन के लिए भी यही हुक्म हुआ होगा? कुमार, नहीं, उसके लिए दूसरा ही हुक्म हुआ। किशोरी, वो क्या? कुमार, वो तुम्हारा भाई है, इसलिए हुक्म हुआ कि तुमसे पूछकर वो एकदम छोड़ दिया जाए, बल्कि शिवदत्तगढ़ की गद्दी पर बैठा दिया जाए। किशोरी, जब उसे छोड़ देने का ही हुक्म हुआ तो मुझसे पूछना कैसा? कुमार, यही कि शायद तुम उसे छोड़ना न चाहो तो कैद में ही रखा जाए। किशोरी, भला मैं इस बात को कब पसंद करूंगी कि मेरा भाई जन्म भर के लिए कैद रहे, मगर हाँ, इतना ख्याल जरूर है कि कहीं वो छूटने के बाद पुनः आपसे दुश्मनी न करे। कुमार, खैर, अगर पुनः बदमाशी करेगा तो देखा जाएगा। कमलनी मुस्कुराती हुई, उसके विषय में चपला चाची से पूछना चाहिए, क्योंकि वो असल में उन्हीं का कैदी है, जब सुअर के शिकार में उन्होंने उसे गिरफ्तार किया था। देखिए चंद्रकांता संतति पहला भाग 8वां बयान। तो तरह तरह की कस्में खिलाकर छोड़ा था कि भविष्य में पुनः दुश्मनी पर कमर न बांधेगा। कुमार, बात तो ऐसी ही थी, मगर नहीं, अब वो दुश्मनी का बर्ताव न करेगा। किशोरी से, अगर कहो तो तुम्हारे पास उसे बुलवाऊं, जो कुछ तुम्हें कहना सुनना हो कह सुन लो। किशोरी, नहीं नहीं, मैं बाज आई, मैं स्वप्न में भी उससे नहीं मिलना चाहती। जो कुछ उसकी किस्मत में लिखा होगा सो भोगेगा। कुमार, आखिर उसे छोड़ने के विषय में तुमसे पूछा जाएगा तो क्या जवाब दोगी? किशोरी कमलिनी की तरफ देखकर और मुस्कुराकर, बस कह दूंगी कि मेरे बदले चपला चाची से पूछ लिया जाए, क्योंकि वो उन्हीं का कैदी है। कुमार, खैर इन बातों को जाने दो। कमलनी से, जमानिया तिलिस्म के अंदर माया रानी और माधवी के मरने का सबब मुझे अभी तक मालूम न हुआ।
इसका पता न लगा कि वे दोनों खुद मर गईं या गोपाल भाई ने उन्हें मार डाला। और अगर भाई साहब ने ही उन्हें मार डाला तो ऐसा क्यों किया? कमलिनी, इसका असल हाल तो मुझे भी मालूम नहीं है। मैंने 2 दफे जीजाजी से इस विषय में पूछा था, मगर वो बात टालकर बतौला दे गए। कुमार, मैंने भी 1 दफे उनसे पूछा था, तो ये कहकर रह गए कि फिर कभी बता देंगे। किशोरी, बहन लक्ष्मी देवी को इसका हाल जरूर मालूम होगा। कमली, उन्हें बेशक मालूम होगा। उन्होंने भुलावा देकर जरूर पूछ लिया होगा। इस समय तो वे अपने रंग महल में होंगे, नहीं तो मैं जरूर बुला लाती। कुमार, नहीं, आज तो अकेले ही अपने कमरे में बैठी होंगी, क्योंकि इस समय गोपाल भाई इंद्रदेव को साथ लेकर कहीं बाहर गए हैं। मुझसे कह गए हैं कि कल पहर दिन तक आएंगे। कमलनी, तब तो कहिए मैं जाकर बुला लाऊं। कुमार, अच्छा जाओ। कमलिनी उठकर चली गई और थोड़ी ही देर में लक्ष्मी देवी को साथ लिए हुए आ पहुंची। लक्ष्मी मुस्कुराती हुई, कहिए क्या है? जितनी रात गए मेरी याद आई है। कुमार, मैंने सोचा कि आज आप अकेली उदास बैठी होंगी, अतः मैं ही बुलाकर आपका दिल खुश करूं। लक्ष्मी हंसकर, क्या बात है, बेशक आपकी मेहरबानी मुझ पर बहुत ज्यादा रहती है। बैठकर, ये बताइए कि आप लोगों में किसी तरह की हुज्जत तकरार तो नहीं हुई है जो मुझे फैसला करने के लिए बुलाया है? कुमार, ईश्वर न करे ऐसा हो। हाँ, इतना जरूर है कि माधवी और माया रानी की मौत के विषय में तरह तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि उन दोनों के मरने का असल हाल तो किसी को मालूम नहीं है और न भाई साहब ने पूछने पर किसी को बताया ही, इसलिए आपको तकलीफ दी है। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपने किसी न किसी तरह ये हाल जरूर पूछ लिया होगा। लक्ष्मी मुस्कुराकर, बेशक बात तो ऐसी ही है। मैंने जिद करके किसी न किसी तरह उनसे पूछ तो लिया, मगर सुनने से घृणा हो गई। इसीलिए वे भी ये हाल किसी से खुलकर नहीं कहते और समझते हैं कि जो कोई सुनेगा उसी को घृणा होगी। इसी ख्याल से आपको भी उन्होंने टाल दिया होगा। कुमार, आखिर उसमें क्या बात है, कुछ भी तो बताओ। लक्ष्मी, माधवी को तो उन्होंने नहीं मारा, मगर माया रानी को जरूर मारा, और इस बेइज्जती और तकलीफ से मारा कि सुनने से रोंगटे खड़े होते हैं। यद्यपि माधवी को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मगर माया रानी की मौत की कार्रवाई वो देख न सकी जो उसके सामने की जाती थी, और उसी डर से वो बेहोश होकर मर गई। इसमें कोई ऐसी अनूठी बात नहीं है जो सुनने लायक हो। मुझे वो हाल बयान करते भी लज्जा और घृणा होती है, अतः। कुमार, बस बस, मैं समझ गया। इससे ज्यादा सुनने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। केवल इतना ही जानना था कि उनकी मौत के विषय में कोई अनूठी बात तो नहीं हुई। लक्ष्मी, जी नहीं। अच्छा, ये तो बताइए कि कल कैदी लोगों के विषय में क्या किया जाएगा? दलीप शाह का किस्सा तो समाप्त हो गया और अब कोई ऐसी बात मालूम करने लायक भी नहीं रह गई। कुमार, कैदियों का मामला तो कब का साफ हो गया। इस समय तो महाराज ने उनके विषय में हुक्म भी लिख दिया है, जो कल या परसों तक दरबार में सबको सुना दिया जाएगा। लक्ष्मी, किस किस के लिए क्या हुक्म हुआ है? इसके जवाब में कुमार ने फैसले का सब हाल बयान किया, जो थोड़ी देर पहले किशोरी और कमलिनी को सुना चुके थे। लक्ष्मी, बहुत अच्छा फैसला हुआ है। किशोरी हंसकर, क्यों ना कहोगे, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे कब्जे में दे दिए गए, अब तो दिल खोल कर बदला लोगी। लक्ष्मी, बेशक। कुमार से, हाँ, ये तो बताइए कि भूतनाथ ने अपनी जीवनी लिखकर दे दी या नहीं? कुमार, नहीं, आज देने वाला है। लक्ष्मी, और हम लोगों को उस तिलिस्मी मकान का तमाशा कब दिखाया जाएगा जिसमें लोग हंसते हंसते कूद पड़ते हैं? कुमार, परसों या कल उसका भेद भी सब पर खुल जाएगा। लक्ष्मी, अच्छा, ये बताइए कि आपके भाई साहब कहाँ गए हैं? किशोरी हंसकर ताने के ढंग पर, आखिर रहा ना गया, पूछे बिना जी नहीं माना। इतने में ही बाहर की तरफ से आवाज आई, इसमें भी क्या किसी का इजारा है? ये अपनी चीज की खबरदारी करती हैं, किसी दूसरी की जमा नहीं छीनती। बहुत दिनों के बाद जो खोई चीज मिलती है उसके लिए अकारण पुनः खो जाने का खटका बना ही रहता है। इसलिए अगर उन्होंने पूछा तो बुरा ही क्या किया। इसी आवाज के साथ ही साथ कमला पर सबकी निगाह पड़ी, जो मुस्कुराती हुई कमरे के अंदर आ रही थी। किशोरी हंसती हुई, ये आई लक्ष्मी बहन की तरफदार बीवी नक्को। तुमको यहां किसने बुलाया था? कमला मुस्कुराती हुई, बुलाएगा कौन? क्या मेरा रास्ता देखा हुआ नहीं है? ये बताओ कि तुम लोग इस आधी रात के समय इतना शोरगुल क्यों मचा रहे हो? किशोरी मस्खरेपन के साथ हाथ जोड़कर, जी,
हम लोगों को इस बात की खबर ना थी कि इस शोरगुल से आपकी नींद चट जाएगी और फिर सादी चारपाई पर पड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। कुमार, ये कहो कि अकेले जी नहीं लगता, लोगों को खोजती फिरती हूं। कमला, जी हां, आप ही को खोज रही थी। कुमार, अच्छा तो फिर आओ, बैठ जाओ और समझ लो कि मैं मिल गया। कमला बैठ कर किशोरी से, आज तुम्हें कोई आराम न करने देगा। कुमार से, कहिए दलीप शाह का किस्सा तो खत्म हो गया, अब कैदियों को कब सजा दी जाएगी। कुमार, कैदियों का फैसला हो गया, उसमें किसी को ऐसी सजा नहीं दी गई जो तुम्हारी पसंद हो। इतना कहकर कुमार ने पुनः सब हाल बयान किया। कमला, तो मैं बहन लक्ष्मी देवी के साथ जरूर जमानिया जाऊंगी और दारोगा वगैरह की दुर्दशा अपनी आंखों से देखूंगी। थोड़ी देर तक किसी तरह की हंसी दिल लगी होती रही। इसके बाद लक्ष्मी देवी और कमला अपने अपने ठिकाने चली गईं। अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 24वें भाग के 5वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।